हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक। सो इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जब हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि उस गुड्स को डिस्पैच करना होता है, प्लानिंग करनी होती है डिस्पैच की, और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे कस्टमर या बायर तक पहुंचाना होता है। तो उस ऑपरेशन में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, वो होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक। ओके, सो हम डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक इज ए कॉग्निटिव ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स इन कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम कस्टमर टू परचेस। ओके, सो इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि कस्टमर से लेके परचेस तक, मीन्स कि जहां से हमने रॉ मटेरियल खरीदा और फाइनली इसको आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हमने अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो इसके बीच में जो प्रोसेस था ये सारा, यही आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक है। ठीक है, तो इसमें पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट होता है। ठीक है, दिस इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व क्रॉसिंग एटलीस्ट वन कंट्री और वन इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके, मीन्स की इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक तभी हम कहेंगे जब एटलीस्ट हम अपने डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स को दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमें वन बाय वन समझने हैं कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। ठीक है, जस्ट लाइक है, हमें अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है, उसका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना है। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस सर्विस? सो देयर आर सम पॉइंट्स, by that points we can understand how can improve it. Okay, so improve customer service, सबसे पहले हमें कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी होगी। सी कस्टमर फीडबैक टू प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ओके, सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेना होगा अपने कस्टमर से कि हाउ इज प्रोडक्ट, पुअर, एक्सीलेंस, या फिर बेस्ट मतलब बेकार। ठीक है, तो ये चीजों का हमें फीडबैक लेना है। इसके बाद में करना क्या है कि जैसे फीडबैक मिल जाता है, उसके बेस पे हमें अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना है। ठीक है, और उनको सर्विस बेटर प्रोवाइड करनी है। मीन्स कि जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया, गिवन टाइमलाइन में वी नीड टू डिलीवर द प्रोडक्ट एट द कस्टमर। तो ये आपकी कस्टमर सर्विस है। एंड यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, एक्सपीरियंस एंड पेन पॉइंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को समझना है, उसके एक्सपीरियंस को समझना है और उसके पेन पॉइंट को समझना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और स्ट्रेंथन योर कस्टमर सर्विस टीम। जो कस्टमर सर्विस टीम है उसको पूरी तरह से मजबूत करना है, उसको समझाना है कि हमें हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है। और अदर पॉइंट्स है, वो है आपके स्टॉक मैनेजमेंट के, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। आपको जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर करना है, वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। मीन्स जैसे हमारे पास ऑर्डर आया और हमने देखा स्टॉक में गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम अपनी कस्टमर की टाइमलाइन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद ऑर्डर साइकिल टाइम। Order cycle time, we need to note it every order, so that by that time we can enhance the performance. Just like हमने कोई गुड्स अपने कस्टमर को भेजा, उसके टाइमलाइन को नोट किया कि कितने टाइम में हमारे कस्टमर तक पहुंच रहा है। उसके बेसिस पे हम वी नीड टू मेंटेन अवर स्टॉक अवेलेबिलिटी, कि इतने टाइम में हमें ऑर्डर आएगा तो हमें इतना स्टॉक अवेलेबल रखना है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी मीन्स कि कितनी बार आप डिलीवर कर रहे हो, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, इसका भी एक रिकॉर्ड मैनेज करना है। उसके बेसिस पे हमें अपने
स्टॉकेबिलिटी को मेंटेन करना है। ऑन शेड्यूल डिलीवरी, जो शेड्यूल हमने टाइम हमारे कस्टमर ने हमसे बोला था, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी नीड टू डिलीवर द गुड्स। रिलायबिलिटी ऑफ द डिलीवरी, और डिलीवरी में जो आपकी रिलायबिलिटी का मीन्स यहाँ पे ये आता है कि जो गुड्स आप डिलीवर करें वो एकदम यूजेबल कंडीशन में हो, रिलायबल हो। मीन्स की दैट ऐसा नहीं कि आप उसको ले गए वहां जाके पटक दिए और सारे टूट गए, ऐसा नहीं। उसको प्रॉपरली राइट वे में उसको डिलीवर करना है जो कि वो यूजेबल कंडीशन में हो। अगर सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो रिड्यूस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को मैनेज करना होता है। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एज पर इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक वी नीड टू टेक द रेट ऑफ ऑल transportation and or shipping lines so that we can choose the best rate for the our transportation. So यहाँ पे हमें सभी ट्रांसपोर्टर्स और शिपिंग लाइन और एयरलाइन से हम रेट लेंगे कि हमें इतना गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो जो भी हमें बेस्ट प्राइस मिलेंगे वी विल सिलेक्ट दैट। ओके, इसके अलावा गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दूसरे व्यूज जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो हमारा वेयर हाउस वो कहाँ है, हमारी आईसीडी कहाँ है, हमारा पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारी फैक्ट्री जैसे दिल्ली में है, तो हम कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट करें तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कम लगे। बाय रोड भेजने में क्या ट्रांसपोर्टेशन होगी, बाय रेल भेजने में क्या ट्रांसपोर्टेशन होगी, बाय सी में क्या ट्रांसपोर्टेशन होगी, और बाय एयर में क्या ट्रांसपोर्टेशन होगी। सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू एनालिसिस टू रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट in distribution of the product. Okay, so some tips which we need to understand which can affect the reducing cost of distribution. तो वो क्या टिप्स हैं? इंटीग्रेटेड डेटा फ्रॉम द सेल्स सिस्टम। ठीक है, सेल्स सिस्टम से जो डेटा है उसको इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पे समझने की ये बात है कि जैसे हमारे पास ऑर्डर आ रहा सेल्स टीम के पास, ठीक है, तो वो ऑर्डर्स यहाँ पे प्रोडक्शन टीम को पता पड़ जाए, सो दैट कि दे कैन प्रिपेयर द रिक्वायर गुड्स इन द टाइमलाइन, गिवन टाइमलाइन। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेटा फ्रॉम सेल सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। ट्राई क्रॉस टॉकिंग द फ्रेट। यहाँ पे क्रॉस टॉकिंग फ्रेट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि जो मटेरियल्स जो गुड्स हमारे कस्टमर ने हमसे मांगे हमें डिलीवर करना है, तो क्रॉस डॉकिंग वे में इसको यूटिलाइज करेंगे कि जैसे ही आज हमारे पास ऑर्डर आया और हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपने सप्लायर से बोला कि भाई ये स्टॉक भेजो, हमें अपने कस्टमर को डिलीवर करना है। तो उस केस में क्या होगा, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल आएगा, सो वहाँ पे क्रॉस डॉकिंग के थ्रू हम उस माल को एंटर करवाएंगे और सेम टू सेम उसको इन्वेंट्री में एंटर करेंगे। ठीक है, गेट इन होने के बाद अपने रजिस्टर में चढ़ा के फिर वापस उसको क्रॉस डॉकिंग कर देंगे। मीन्स से इधर से जो मटेरियल खाली हुआ है उसको दूसरे कंटेनर में लोड करके वापस जो डिमांड आई है वहाँ पे सप्लाई करना। रिड्यूस चार्जेबल, पॉइंट 3, रिड्यूस चार्ज बैक। ठीक है, तो चार्ज बैक का बात यहाँ पे ये होता है कि जो हम चार्ज बैक करते हैं वो हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, इन द वे ऑफ वी कैन से दैट जैसे हमारे कस्टमर ने हमें कंप्लेंट कर दी कि वी हैव नॉट रिसीव द गुड्स इन द यूजेबल कंडीशन, इन दैट केस वी कैन charge back to the our customer. So we need to check and find out if any natural mistakes are mistake by the time of the delivery. So we need to analysis what actual reason, उसके बेस पे हम रिड्यूस चार्ज बैक करेंगे। इंक्रीज ऑर्डर सेल्स वॉल्यूम, तो हमें सेल्स वॉल्यूम को ऑर्डर भी इंक्रीज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि जनरेट एडिशनल सेल्स। सो व्हाट आर द वे टू जनरेट मोर सेल्स लीड फॉर योर बिजनेस। ओके, हम कैसे एडिशनल सेल्स जनरेट कर सकते हैं? जो एग्जिस्टिंग सेल्स है ही, बट एडिशनल सेल्स एग्जिस्टिंग के बिहाफ पे ही हम एडिशनल जनरेट करेंगे, वो कैसे? ओके, तो फर्स्ट है आस्क करंट कस्टमर रेफरल। ठीक है, कस्टमर से कुछ रेफरेंस हो तो वो बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा था, आप इसको रेफरेंस करेंगे इस टाइप से, अगर अच्छा लगा तो यू कैन
मतलब आप किसी को रेफर कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो इन दिस वे वी कैन प्रमोट द प्रोडक्ट। वर्क विथ योर नेटवर्क टू आइडेंटिफाई सेल्स लीड। ठीक है, यहाँ पे हमें अपने नेटवर्क के साथ काम करना होगा सो दैट कि वी कैन आइडेंटिफाई लीड्स, सेल्स लीड। हमें किस प्रकार की लीड करनी है यहाँ पे, हमारी टीम को कैसे ट्रेन करना है प्रोडक्ट की अवेयरनेस मार्केट में लाने के लिए, वो हमें नेटवर्क के थ्रू करना होगा। उस नेटवर्क में हमें इन्वॉल्व होना होगा। मीन्स एंगेज विद सेल्स लीड एट नेटवर्किंग इवेंट। ठीक है, हमें अपनी सेल्स टीम से एंगेज होना है, उसको लीड करना है जब भी कोई नेटवर्किंग इवेंट होता है। रिविजिट क्लोज एंड लॉस अपॉर्चुनिटी। जैसे जहाँ पे हम किसी कस्टमर को हमने पहले प्रोडक्ट डिलीवर करते थे या प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, अब वो मार्केट वहां से क्लोज कर दिए या उसने हमारा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो वहाँ पे हम रिविजिट करेंगे और हम जो हमारी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको फिर से ट्राई करेंगे कि वो वापस हमारी अपॉर्चुनिटी में मिले और हम उसको फिर से वो गुड्स दे पाए। फाइंड सेल्स लीड ऑन रिवेलेंट सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पे भी हम अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की अवेयरनेस हमारे कस्टमर के बीच लाएंगे। क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम कैसे टाइम मैनेजमेंट में और प्लेस मैनेजमेंट में कैसे अपने अवेलेबल सोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं। फ्रॉम यूटिलिटीज क्रिएटेड बाय द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल्फ सर्विस itself. Okay, place utility can be obtained through the process of making goods service more readily available to the potential customer. ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज जो है वो कि आपके जो गुड्स है वो कितने इजीली अवेलेबल हो जाते हैं पोटेंशियल कस्टमर को इस पर टाइमलाइन। मतलब कि जो जो ऑर्डर आता है हम उसको किस टाइमलाइन में उसको अपने गुड्स डिलीवर करवाते हैं। दिस इज क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। The time utility is created by providing easy availability of the goods or service at the time when customer needs are wanted. जैसे ही हमारे कस्टमर को उस गुड्स की रिक्वायरमेंट है, तो व्हाट इज द वे टू गुड टू द डिलीवर द एट राइट टाइम टू द अवर कस्टमर। सो वो हमें फाइंड आउट करना है बेस्ट वे। बाई ट्रांसपोर्टेशन का हम इसमें देख सकते हैं, या फिर अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करेंगे, जो भी बेस्ट होगा वो चूज करके आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मेन चीज है क्रिएटिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट, कि जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सो प्राइस स्टेबलाइजेशन प्राइस स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा, डिमांड एंड सप्लाई हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या वेयर हाउस कितना दूर है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट किस वे में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन चीज आती है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर देखें और कोई रॉ मटेरियल खरीद के मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हमारे सप्लायर को भेज रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा ट्रेडिंग करने में, कि अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट वी नीड टू कीप मेंटेन आवर इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना है, हमारे स्टॉक अवेलेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, सो दैट की प्राइस ज्यादा ऊपर चढ़ाव ना हो मार्केट की डिमांड के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइस अगर ऊपर नीचे होते हैं तो फिर हमारे प्रोडक्ट की थोड़ी सी इमेज में प्रॉब्लम आती है, इमेज आपकी खराब हो सकती है अगर आपके प्राइस बढ़ जाएंगे। हमें प्राइस एक स्टेबल रखना है। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस स्टेबलाइजेशन मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, ठीक है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को फिजिकली, वो इम्पोर्टेंट है। किस वे में कर रहे हो, आपके प्राइजेस क्या है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वेयर हाउस आपका आपके टारगेट कस्टमर से वेयर हाउस कितना दूर है। ठीक है,
वेयरहाउस को डिसेंट्रलाइज करना होगा, ठीक है, सो दैट कि गुड्स इजीली कस्टमर को अवेलेबल हो पाए और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बचे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। सो गाइस आज के सेशन में हमने समझा मार्केटिंग लॉजिस्टिक, ओके, इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक, उसको मैनेज करने में कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे।